ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वाला वैसे ही चलता रहेगा, तो अलग से हम मॉडर्न हिस्ट्री भी एंशियंट हिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया में हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे, पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 और फिर हम 1947 तक की सारी हिस्ट्री कवर करेंगे जो कि मॉडर्न इंडिया में आती है। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर में सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल को, कि बंगाल में ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे हुई थी। फिर हम मैसूर में देखेंगे और फिर देखेंगे पंजाब में। तो आज हम बंगाल में देखेंगे। बंगाल में 1717 से लेकर 27 तक थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बंगाल के सूबेदार अपॉइंट किए गए थे बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार। फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया था। सूबेदार मतलब गवर्नर अपॉइंट किया था। उसके बाद फारूक सियार ने 1719 में जो मुर्शीद कुली खान थे उन्हीं को ही उड़ीसा की गवर्नरशिप भी दे दी थी, और साथ ही उन्होंने बंगाल की जो कैपिटल थी वो भी चेंज कर दी थी। पहले ढाका हुआ करती थी, बाद में कर दी उन्होंने मुर्शिदाबाद। फिर आए शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड है 1727 से लेकर 39 तक का। शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान के ही सन इन लॉ थे और उनको बिहार की गवर्नरशिप दी थी और उनको बिहार की गवर्नरशिप दी किसने थी? मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में दी थी उनको बिहार की गवर्नरशिप। फिर शुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज खान। सरफराज खान का टाइम पीरियड है 39 से 40 तक का। जो सरफराज खान था वो शुजाउद्दीन का ही बेटा था, बट अलीवर्दी खान ने उसको मार दिया था सरफराज खान को। अलीवर्दी खान कौन था? अलीवर्दी खान उस टाइम पे बिहार का गवर्नर हुआ करता था 1740 में, जब उसने सरफराज खान को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि सरफराज खान को मारकर वो खुद गद्दी पे बैठना चाहता था। तो अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मारकर 1740 में खुद गद्दी पे बैठ गया, और साथ ही उसने धोखे से मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर खुद उसने फरमान लिया था मोहम्मद शाह रंगीला से। फरमान क्या होता है? फरमान होता है कि किसी स्टेट का हेड बनना, गवर्नरशिप लेना। तो वो मोहम्मद शाह रंगीला को उसने 2 करोड़ रुपए देकर उनसे फरमान ले लिया था, मतलब कि बंगाल का खुद वो हेड बन गया था अलीवर्दी खान 1740 में। उसके बाद उसने कलकत्ता में जो इंग्लिश फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इंग्लिश को अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने से रोका, और चंदौर नगर में जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी उनको भी फोर्टिफाई करने से रोक दिया था। फिर आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था 1756 से 57 का। अलीवर्दी खान जो था, अलीवर्दी खान के बाद आया उनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का ही ग्रैंडसन था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने जो कासिम बाजार में इंग्लिश की फैक्ट्रीज थी उनको सीज कर दिया। तो 20 जून 1756 में जो फोर्ट विलियम था उसको भी इसने सरेंडर कर लिया। बट हुआ क्या बाद में? जो रॉबर्ट क्लाइव था, फोर्ट विलियम कहाँ पे है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, उसको सरेंडर तो कर लिया, बट बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने आकर कलकत्ता को ही पूरा का पूरा इससे रिकवर कर लिया, सिराजुद्दौला से अपने कब्जे में ले लिया। तो फिर 2 जनवरी 1757 में हुई एक ट्रीटी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को धक्के से जो ब्रिटिशर्स थी उनकी सारी डिमांड्स माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, तो उसको ब्रिटिशर्स की सारी डिमांड्स माननी पड़ी, जिसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने चंदौर नगर को भी अपने कब्जे में ले लिया। चंदौर नगर में पहले फ्रेंच की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, बट मार्च 1757 में ब्रिटिशर्स ने चंदौर नगर को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर जून 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? नवाब के जो अपने ही कुछ बंदे थे, सिराजुद्दौला जो था नवाब था बंगाल का उस टाइम पे, तो नवाब के अपने ही कुछ जो बंदे थे उन्होंने उसको धोखा दे दिया, जिसके चलते हुए एक पूरी की पूरी अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी बनाई, जिसके चलते नवाब को उन्होंने हरा दिया। क्योंकि नवाब के जितने भी करीबी के बंदे थे वो सारे अंग्रेजों ने अपने तरफ कर लिए, उनको कोई ना कोई लालच दे दिया, और नवाब को फिर नवाब के पास और कुछ था ही नहीं, तो नवाब हार गया। तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने नवाब को धोखा दिया था? एक तो था मीर जाफर, मीर बख्शी, मनिकचंद कलकत्ता का ऑफिस इंचार्ज था, अमीचंद
रिच सिख मर्चेंट था। जगत सेठ जो था वो बंगाल का एक बैंकर था। खादिम खान जो नवाब की ट्रूप्स थी उन्हीं का ही कमांडर था। तो अब जो अपने ही थे तो इन्होंने नवाब को दे दिया धोखा, और जिसके चलते हुए नवाब हार गया अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दिया था कि अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो उसके बाद मीर जाफर को हम बैठा देंगे गद्दी पे। तो जैसे उन्होंने मीर जाफर के साथ वादा किया था तो उन्होंने वो वादा निभाया, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद मीर जाफर को बिठा दिया गद्दी पे। अब मीर जाफर को अंग्रेजों ने ही बिठाया था, तो मीर जाफर को अंग्रेजों की बात तो माननी पड़नी थी। तो मीर जाफर ने फिर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड के राइट्स दे दिए, और साथ ही उनको दे दी 24 परगनास की जमींदारी भी दे दी। अब मीर जाफर ने सब कुछ तो अंग्रेजों के हाथ में दे दिया, तो मीर जाफर के पास तो कुछ था ही नहीं। तो धीरे धीरे मीर जाफर के ऊपर चढ़ गया कर्जा, जिसके चलते हुए मीर जाफर को फोर्सफुली अपनी जो गद्दी थी वो अपने सन इन लॉ मीर कासिम को देनी पड़ी। तो 1760-64 के बीच में आया मीर कासिम। तो मीर कासिम जो था उसने पहले तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने मीर कासिम से पहले ले लिया बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगोंग का सारा एरिया उन्होंने मीर कासिम से ले लिया। और मीर कासिम ने फिर अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर ली, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली उन्होंने। पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, बाद में उसने अपनी कैपिटल चेंज करके रख ली मुंगेर। तो मीर कासिम को आया अंग्रेजों पे फिर गुस्सा, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम से इतने बड़ा जो एरिया था बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगोंग का ले लिया था, तो मीर कासिम को गुस्सा तो आना ही था। तो मीर कासिम ने फिर क्या किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट कर दिया रिवोल्ट। ठीक है, एक तो एरिया अंग्रेजों ने लिया, दूसरा अंग्रेज जो थे जो फ्री ड्यूटी उनको दे रखी थी उसका मिसयूज कर रहे थे, जिसके चलते हुए मीर कासिम ने अंग्रेजों के अगेंस्ट कर दिया रिवोल्ट। तो अंग्रेजों ने उसको दिया हरा रिवोल्ट में। तो मीर कासिम अकेला था, कहां ही जीतना था, तो मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। और फिर बाद में मीर कासिम गया अवध में। तो मीर कासिम अवध में जाकर उस टाइम के अवध का रूलर था शुजाउद्दौला से मिला, और फिर उन्होंने मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाई। एक साइड पे होगा मीर कासिम जाकर मिला शुजाउद्दौला से, और मुगल एम्परर शाह आलम II से। अब ये तीनों हो गए एक साइड पे, और एक साइड पे हो गए ब्रिटिशर्स। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक कॉन्फेडरेसी रची, जिसके चलते हुए 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II, और दूसरी साइड थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड मुनरो था। तो लॉर्ड मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में। तो इन तीनों को हराकर जो अंग्रेज थे उन्होंने फिर से मीर जाफर को बिठा दिया गद्दी पे। ठीक है, मीर जाफर को हराकर मीर कासिम बैठा था, बट अंग्रेजों ने फिर से उन तीनों को हराकर मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया। अब मीर कासिम के बाद मीर कासिम के सक्सेसर कौन कौन से थे, एक तो मीर जाफर आया, मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पे बिठा दिया था। फिर आया था निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, एंड फिर आया था मुबारकदौला। मीर जाफर की जब डेथ हुई, मीर जाफर की डेथ के बाद गद्दी पे बैठा था निजामुद्दौला। तो निजामुद्दौला ने फिर एक ट्रीटी साइन करी थी 20 फेब 1765 में, जिसके चलते हुए नवाब की जितनी भी आर्मी थी वो अंग्रेजों ने डिसबैंड कर दी। तो और जो नवाब था उसको बना दिया था डिप्टी सूबेदार, बना दिया नवाब को बंगाल का बना दिया डिप्टी सूबेदार कंपनी ने। तो अब ब्रिटिशर्स ने, अब उसके पास आर्मी नहीं है तो उसके पास कोई पावर भी नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा ही कर लिया था। तो फिर जो लॉर्ड क्लाइव था उसने 2 ट्रीटीज इलाहाबाद में करी थी। एक तो ट्रीटी करी थी शाह आलम II के साथ, और दूसरी ट्रीटी हुई थी शुजाउद्दौला के साथ। शाह आलम II के साथ ट्रीटी हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। अब ये 2 ट्रीटी साइन करने के बाद बंगाल पे कब्जा हुआ था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने बंगाल में शुरू किया फिर डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम। कब शुरू किया था, 1765 में, जब सबको हरा दिया और बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू कर दिया 1765 में। और डुअल गवर्नमेंट शुरू करने के बाद कंपनी ने दीवानी और निजामत राइट्स दोनों ही निजामुद्दौला से ले लिए। निजामुद्दौला उस टाइम पे बंगाल का नवाब था, तो जो बंगाल का नवाब था उससे दीवानी और निजामत राइट्स दोनों ही कंपनी ने अपने पास ले लिए थे।
बट जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो कंपनी में ने अभी भी नवाब को ही दे रखा था। डायरेक्टली वो ना तो बंगाल को एडमिनिस्टर कर रहे थे ना ही रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो कंपनी थी उसके कहने पे ही बंगाल का जो भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो चलता था। बट आगे उन्होंने फिर भी निजामुद्दौला को ही किया हुआ था। फिर 1772 में आया वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही जो गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम था वो खत्म कर दिया। राइट, तो इसके साथ ही ये बंगाल वाला पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट हम करेंगे मैसूर एंड पंजाब। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।